टाउनशिप भिलाई में जितने भी विद्यालय हैं बीएसपी के, उसे भी निजी हाथों में देने का निर्णय ले रहा है। तो ऐसा नहीं कि बीएसपी पहली बार एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मंगाई है या पहली बार कोई सर्विस को प्राइवेट में दिया जा रहा है। इसके ठीक पहले भिलाई होटल का उदाहरण है हमारे सामने। क्योंकि इससे पहले हमने जब रील में ये चीज़ें बताई कि बीएसपी निजी हाथों में देने जा रहे हैं इन सब सारी चीज़ों, तो कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा, मनमाना वसूली की जाएगी। तो अब इस दौड़ में ये सब चीज़ें छूट जाएंगी कि टाकीज चलाना है या क्लब चलाना है या मैत्री बाग चलाना है, सिनेमा दिखाना, दूध पिलाना, ये सब चीज़ें अब छूटते जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अब बीएसपी एम्प्लॉय खुद भी अपने बच्चों को बीएसपी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता कि हम स्टील बनाने आए हैं, स्कूल अस्पताल चलाने नहीं। तो आज सेक्टर 9 को अपंग कर दिया गया है। जितने ज़रूरी डिपार्टमेंट हैं उनसे उनके एचओडी या उनके डॉक्टर, उनके स्पेशलिस्ट रिटायर होते गए, कोई नए डॉक्टर आए नहीं। 2.5 दशक पहले सेल के चेयरमैन अरविंद पांडे ने एक पंक्ति कहा था, और वो ये है कि हम स्टील बनाने आए हैं, स्कूल अस्पताल चलाने नहीं। ये पंक्ति किस संदर्भ में कही गई थी ये भी समझेंगे। और उस समय एक आहट सामने आई थी, और वो आहट में मोहर लग रही है। इसलिए लग रही है क्योंकि सेल ने 2 नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रुचि की अभिव्यक्ति, अभिरुचि पत्र जारी किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भिलाई का दिल कहे जाने वाला जगह है मैत्री बाग जू, उसे निजी हाथों में देने का निर्णय ले रहा है बीएसपी सेल। और उसके साथ ही टाउनशिप भिलाई में जितने भी विद्यालय हैं बीएसपी के, उसे भी निजी हाथों में देने का निर्णय ले रहा है। आखिर ये क्यों फैसला लिया जा रहा है, और मैत्री बाग जो इतने सालों से भिलाई शहर में बीएसपी प्रबंधन जो इसको संचालित कर रहा था, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरीके से निजी हाथों में देना पड़ा, निजी संगठनों को देने का फैसला लेना पड़ा, ये भी समझेंगे। और जिस पंक्ति के संदर्भ में बात कर रहा था कि उस समय से ये आहट आने लगी थी कि हो सकता आने वाले भविष्य में बीएसपी जितनी भी सारी चीज़ें संचालित कर रहा है भिलाई शहर में, वो धीरे धीरे कर या तो निजी हाथों में चले जाएगा या तो वो बंद पड़ जाएगा। इन सब सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, और इस सब सारी चीज़ों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जाकिर हुसैन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय दिया जी। अभी जो सेल ने नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया, 2 नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने, एक मैत्री बाग को लेकर किया और दूसरा जो है भिलाई टाउनशिप में जितने भी विद्यालय हैं उनको लेकर किया गया। सर, ये पहले तो ये नोटिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर करिए। ये असल में एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट है जी। इसको रुचि की अभिव्यक्ति बोलते हैं। इसमें बीएसपी मैनेजमेंट चाहता है कि उनकी जो सेवाएं हैं, खास करके नागरिक सेवाएं, उसको सेल बीएसपी उस पर हाथ खींचना चाहता है, क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में सेल बीएसपी चाहता है कि उसका संचालन का दायित्व उसके पास ना रहे। तो इसलिए वो रुचि की अभिव्यक्ति बुलाई गई है, जिसमें निजी पार्टी या जो भी इच्छुक लोग हैं वो उसमें आवेदन करेंगे, और उसके बाद में जो प्रक्रिया है उसके तहत वो दिया जाएगा, ये है। तो अभी फ़िलहाल वो मैत्री बाग के लिए और बीएसपी के कुछ स्कूलों के लिए उन लोगों ने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। जी सर, जिस पंक्ति मैं शुरुआती वीडियो में जिस पंक्ति को मैंने पढ़ा, आपकी लेख से वो चीज़ें मैंने देखी थी, पढ़ी थी कि हम जो है स्टील बनाने आए हैं, स्कूल अस्पताल नहीं चलाने आए हैं। उस समय के जो सेल के चेयरमैन थे उन्होंने ये पंक्ति, आखिर वो क्यों इस पंक्ति को उन्होंने बोला और किस संदर्भ में बोला? देखिए, संदर्भ असल में ऐसा है कि थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। 30 साल पहले 1991 में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो नई सरकार आई 1991 में नरसिम्हा राव की, उसने पूरी आर्थिक जो देश का आर्थिक ढांचा है उसमें आमूलचूल बदलाव किया। तो LPG आने के बाद में पब्लिक सेक्टर के लिए सीधा सीधा ये निर्देश था कि अब आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ में खड़े होकर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। उसके पहले तक के पब्लिक सेक्टर के सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं था कि आपको प्रॉफिट ही कमाना है या पब्लिक सेक्टर के बराबर ही कमाना है। लेकिन 1991 के बाद में परिस्थिति बदली, और परिस्थितियां बदलने के बाद में बहुत सारे बदलाव आए। तो उससे भिलाई भी अछूता नहीं रह सकता, सबसे बड़ा एक पब्लिक सेक्टर है देश का। तो भिलाई के सामने उस टाइम में जो हम 95 से 98 की बात करेंगे तो सेल बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। मतलब हालत ये हो गई थी कि उस वक्त एक सरकारी एजेंसी हुआ करती थी BIFR, जी, माने जो सिख पब्लिक यूनिट है उसको बेचने के लिए जो सिफारिश की जाती है वो BIFR में की जाती है। तो बीमार उद्योग की श्रेणी में आने वाला था सेल। और उस ज़माने में फिर पहले सेल के वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में वो सेल के चेयरमैन बने, अरविंद पांडे। तो उन्होंने ऐसे किसी संदर्भ में कहा था कि हमारा फोकस अब जो है स्टील प्रोडक्शन पे रहेगा। वो उस संदर्भ में बात की थी। भिलाई को आप देखेंगे तो भिलाई का डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। उसमें नागरिक सुविधाओं की कहीं कोई कमी नहीं थी। आज की पीढ़ी को अगर मैं बोलूं कि भिलाई स्टील प्लांट अपने एम्प्लॉय को दूध भी पिलाता था तो शायद हो सकता लोगों को मजाक लगे, लेकिन ये हकीकत बात है। वो परिस्थितियाँ वैसी थी।
कि एम्प्लॉय के लिए दूध भी मिलता था, जो भिलाई स्टील प्लांट से ड्यूटी से छूटता था उसको चना और गुड़ भी मिलता था। एम्प्लॉय को भी भिलाई स्टील प्लांट का अपना सिनेमा हॉल था, वहाँ पिक्चर भी दिखाते थे। तो वो परिस्थितियाँ अलग थी। वो उस ज़माने में वेलफेयर स्टेट की परिभाषा अलग थी। लेकिन 91 के बाद में जो ग्लोबलाइजेशन आया तो उसमें परिस्थितियाँ बदली। तो उसमें फिर आपको पब्लिक सेक्टर का नेचर रहते हुए प्राइवेट सेक्टर के साथ में प्रतिस्पर्धा करनी है। तो इसलिए ये सारी परिस्थितियाँ बन रही हैं। जी। तो सर जैसे कि अब जो फैसला ले रहे हैं कि निजी हाथों में थमाने की बात कही जा रही है, आम जनता के बीच इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले हमने जब रील में ये चीज़ें बताई कि बीएसपी निजी हाथों में देने जा रहे हैं इन सब सारी चीज़ों को, तो कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा, मनमाना वसूली की जाएगी, शुल्क अपने हिसाब से बढ़ा दिए जाएंगे और बीएसपी के ही जो कर्मचारी हैं जो टाउनशिप में रह रहे हैं उनके बच्चे बीएसपी स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, तो अब उनका भविष्य क्या होगा? तो क्या लग रहा है सर कि चीज़ें? देखिए, कोई भी परिस्थितियाँ जो आती हैं ना, चाहे आप प्राइवेटाइजेशन की बोलिए या पब्लिक सेक्टर की बोलिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बीएसपी पहली बार एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मंगाई है या पहली बार कोई सर्विस को प्राइवेट में दिया जा रहा है। इसके ठीक पहले भिलाई होटल का उदाहरण है हमारे सामने, जिसको भिलाई निवास कहा जाता है। एक ज़माने में भिलाई निवास जो है वो स्वेच्छाचारिता का एक नमूना बन गया था। बीएसपी के हाथ में संचालन था, वहाँ किचन चलता था। तो हर सरकारी अफसर जो है वो अपनी जागीर समझता था भिलाई होटल को। उसके कमरे में रहना, अपने रिश्तेदारों को ठहराना और वहाँ के किचन से खाना मंगवाना, तो ये बहुत कुछ स्वेच्छाचारिता चलती थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली, किचन बंद हुआ वहाँ का, और फिर भिलाई होटल को कॉफ़ी हाउस को दिया गया संचालन के लिए। तो एक नियम बना और लोग पैसा भुगतान करके वहाँ पे रुक रहे हैं। तो ये तो एक पहलू हुआ। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का एक दूसरा पहलू भी है, मनमानी। जी। जैसे कॉफ़ी हाउस का ही लीजिए कि कॉफ़ी हाउस को भिलाई होटल दिया गया है, उसने दो तरीके का रेट रख दिया है। बीएसपी एम्प्लॉय के लिए ये रेट है और प्राइवेट के लिए ये रेट है। आज आप कॉफ़ी हाउस के सेक्टर 9 वाले उसमें चले जाइए, विंग में चले जाइए, वहाँ पे आपको डोसा, अगर आप मसाला डोसा खाते हैं तो 150 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप नॉन बीएसपी हैं तो ये भी एक उसका मतलब नेगेटिव पहलू है कि कॉफ़ी हाउस का संचालन बीएसपी ने दिया है, लेकिन बीएसपी एम्प्लॉय को 65 रुपये में वो डोसा दे रहा है और प्राइवेट को वो 150 रुपये में दे रहा है। जबकि बीएसपी मैनेजमेंट उसको उसके एम्प्लॉय की तनख्वाह भी दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, पानी भी दे रहा है। जी। तो दोनों पहलू हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट हो जाने से ही सब अच्छा हो जाता है या पब्लिक सेक्टर ही रहे तो सब बुरा है, ऐसा नहीं है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि ये जितनी नागरिक सेवाएं हैं, इनका संचालन किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के हाथ में देना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कि जो इंजीनियर है वो कारखाने तक के सीमित रहे तो वो ज़्यादा ठीक है, वो वहाँ की टेक्निकल चीज़ों को समझता है। उसको आप बोलेंगे टेक्निकल किसी बंदे को, टेक्निकल आदमी को, कि वो भिलाई होटल को चलाए या मैत्री बाग को चलाए या स्कूल को चलाए, तो अब वो आज की तारीख में संभव नहीं है। और जहाँ तक कि स्कूल का मामला है तो अब वो पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही। मैं इसमें आने वाला था, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो अब खंडर हो चुके हैं, वो वैसे ही पड़े हैं, अब तक उनका कोई हल नहीं निकला है। तो बीएसपी मैनेजमेंट या सेल मैनेजमेंट ने इन सब बातों को 40 साल पहले ही भांप लिया था। और इसमें होता यह है कि अफसर जो होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो थोड़ी सी एक चालाक प्रजाति होती है। इन लोगों ने पहले ही भांप करके डीपीएस यहाँ पे ला लिया था 85-86 में, और अपने बच्चों का भविष्य इन लोगों ने सुरक्षित कर लिया था कि बीएसपी के स्कूल तो बंद होंगे धीरे धीरे, तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। तो डीपीएस जो है वो उनका चल रहा है, वहाँ पे अफसरों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। रहा सवाल कर्मचारियों का, जो अफसर नहीं है उनके बच्चों का, तो बीएसपी ने 40 साल पहले या और उसके भी पहले प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित करना शुरू किया था। अब प्राइवेट स्कूलों को ज़मीनें दी गई, प्राइवेट स्कूलों को सुविधाएं दी गई और प्राइवेट बिल्डिंग वगैरह दी गई और स्कूल खोले गए। तो आज आप देखेंगे कि बीएसपी के अपने स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की संख्या हो गई है। जी। तो इसलिए, और अब बीएसपी एम्प्लॉय खुद भी अपने बच्चों को बीएसपी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैन पावर का जो भर्ती है, नई भर्तियाँ जो है वो उस रेशो में नहीं होती जो 40 साल पहले होती थी। जी। आज की तारीख में 12,000 से 13,000 के बीच में रेगुलर एम्प्लॉय हैं, और आने वाले 5 साल में भिलाई स्टील प्लांट को अपना प्रोडक्शन जो है हॉट मेटल का वो 7.5 से 10.5 मिलियन टन करना है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ना है, 3 मिलियन टन और बढ़ना है, लेकिन मैन पावर बढ़ेगा नहीं, मैन पावर और कम होगा, वो घट के 7,000 तक के होना है इनका रेगुलर मैन पावर। ठेका मजदूर और बाकी आउटसोर्स वो सब बढ़ेगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका मैन पावर जो है वो 7-7.5 हज़ार रहेगा। तो बीएसपी मैनेजमेंट की तैयारी ये है कि पूरा का पूरा टाउनशिप जो है
उसका एक हिस्सा, जैसे सेक्टर 6 में कुछ क्वार्टर टूटे हैं जी। तो वहाँ पे वो एक घेर के, जैसे NSPCL की कॉलोनी है कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, गार्ड खड़े हुए हैं, किसी बाहरी आदमी को अंदर नहीं जाने देना, और अंदर जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के वो 7,500 लोगों के लिए अपनी एक छोटी सी टाउनशिप बना लेंगे। बाकी पूरी की पूरी जो टाउनशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को संचालन के लिए दे दी जाएगी। ये आगे की तैयारी है, क्योंकि सेवाओं से धीरे धीरे भिलाई स्टील प्लांट हो चाहे कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, हर पब्लिक सेक्टर अपना हाथ खींचते जा रहा है। भविष्य जो है वो मार्केट में रहकर ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में चलने का है, दौड़ने का है। तो अब इस दौड़ में ये सब चीज़ें छूट जाएंगी कि टाकीज चलाना है या क्लब चलाना है या मैत्री बाग चलाना है, सिनेमा दिखाना है, दूध पिलाना, ये सब चीज़ें अब छूटते जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अब जो है आपके सामने सिर्फ मार्केट है, बाज़ार है। आपको बाज़ार में टिके रहना है तो अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, मैन पावर पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को भूल जाना है। एक जो सेक्टर 9 अस्पताल को लेकर भी मुद्दा बन रहा है कि उसका भी निजीकरण किया जा रहा है, जिसे लेकर कई संगठन जो है वो आगे आके बात कर रही है कि नहीं होना चाहिए, आम जनता के लिए ठीक नहीं है, प्रभाव ठीक नहीं है, अभी BSP के लोगों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ठीक नहीं है जो कर्मचारी हैं। तो सेक्टर 9 का जो मुद्दा है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या इस पर क्या हो सकता है? नहीं, सेक्टर 9 का मुद्दा असल में इसलिए ज़रूरी है आज की तारीख में कि आप अपंगता की स्थिति में नहीं रह सकते। या तो आप दौड़ो या फिर मर जाओ, बीच में अपंग हो के मत रहो। आज सेक्टर 9 को अपंग कर दिया गया है। जितने ज़रूरी डिपार्टमेंट हैं उनसे उनके HOD या उनके डॉक्टर, उनके स्पेशलिस्ट रिटायर होते गए, कोई नए डॉक्टर आए नहीं। आज की तारीख में मैन पावर धीरे धीरे ज़ीरो ख़त्म होते जा रहा है। जो डॉक्टर बचे हैं वो अगले बहुत हद तक हुआ तो 5-7 साल में, 8 साल में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि सेल की पॉलिसी ऐसी है कि वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, अगर उसको E1 ग्रेड में भर्ती करना है तो अगर E1 इंजीनियर की तनख्वाह अगर 1.5 लाख है तो डॉक्टर की भी तनख्वाह 1.5 लाख ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरे को 2 लाख दो। तो सेल की जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि E1 ग्रेड में इसका जो इंजीनियर की जो तनख्वाह है वही डॉक्टर की भी रहेगी। तो डॉक्टरों में इन बातों को लेकर के मतभेद है। डॉक्टर चाहते हैं कि हमको इंजीनियर से ज़्यादा तनख्वाह दी जाए, हमको E1 ग्रेड में नहीं, हमको E5 ग्रेड में भर्ती किया जाए। तो इस मतभेद की वजह से नए डॉक्टर आते नहीं हैं, और इससे ज़्यादा सेक्टर 9 से ज़्यादा या BSP से ज़्यादा या पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा डॉक्टरों को प्राइवेट में मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ कोई भी डॉक्टर आने से अब कतराता है। तो धीरे धीरे ये खंडहर हो जाना है। तो खंडहर होने के पहले कोई और आके चलाए और बेहतर सेवा शर्तों के साथ चलाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर जनता के बीच ये है कि क्या पता उस समय चार्जेस बढ़ जाएं या फिर वो अपने हिसाब से लेगा या फिर वैसा इलाज ना मिले। नहीं, इलाज तो मिलेगा। अगर कोई आएगी प्राइवेट संस्था जो भी आएगी तो वो अपनी बदनामी नहीं चाहेगी कि 20 डिपार्टमेंट है, 20 में 15 जो है खाली है। ऐसा तो कोई संस्था नहीं चाहेगी। जो भी सेक्टर 9 अस्पताल को लेगी वो तो चाहेगी कि सारे डिपार्टमेंट फुलफिल हो। रहा रेट का सवाल, तो ये तो दायित्व BSP मैनेजमेंट का है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है, जो दिल्ली से लेकर के रायपुर तक में बैठे हुए हैं। उनका काम है कि ये दबाव बनाए कि रेट के मामले में, फीस के मामले में जो है वो जनता को राहत दी जाए। ये जनप्रतिनिधियों का काम है और मैनेजमेंट का काम है। ये उनको देखना है कि जनता का नुकसान ना हो। एक अंतिम सवाल सर, आज से 40 साल पहले जब BSP के पास मैन पावर अच्छी, मतलब कम संसाधनों में भी वो विकास कर रहा था, सेल विकास कर रहा था, और उस समय अगर इस तरह के हालात रहते तो समझ में आता। पर चीज़ें बढ़ती चली गई, संसाधन बढ़ते चले गए, लोग, मैन पावर बढ़ता चला गया, आप सारी चीज़ें बढ़ गई। अब इतना डेवलपमेंट हो जाने के बाद, इतने सालों का विकास हो जाने के बाद, अब आप एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो एक कैसी कमी है कि विकास के बाद भी ये कमी दिख रही है? नहीं, 40 साल पहले की परिस्थिति आज की परिस्थितियों में फ़र्क है। आज मैंने जैसे बताया कि आज 13,000 मैन पावर है। आज अगर मैं बताऊं कि 1984 में भिलाई स्टील प्लांट का टोटल मैन पावर जो था वो 64,000 था, 64,000, जो बहुत बड़ी एक तादाद होती। माने 10 गुना आप ले लीजिए आज के उससे, तो करीब 8 गुना। तो वो भी गलत था। 64,000 में ज़्यादातर जो है काम के लोग कम थे, बाकी भाई भतीजावाद की वजह से आए हुए थे कि जिस प्रांत का ऊपर का अफसर है वो अपने प्रांत के लोगों को बुला के भर लिया। ये चीज़ें भी हुई भिलाई में, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो उससे अच्छा ही हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है, गलत भी हुआ है। भाई भतीजावाद खूब चला, जो मतलब जिन पदों का कोई मतलब नहीं है ऐसे पदों पर भी लोग रखे गए जी। मसलन अफसर की टेबल पे गुलदस्ता रखना है, उसके लिए भी रेगुलर मैन पावर रखा गया। अच्छा। अफसर को विश करना है, उसकी टेबल में गुलदस्ता रखना है, पानी पिलाना है,
उसके लिए भी रेगुलर मैन पावर रखा गया और तनख्वाहें तो पब्लिक सेक्टर में हमेशा से रही है। तो जो गैर ज़रूरी पदों पे जो भर्तियां की गई थी उसका एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो भिलाई स्टील प्लांट हो या किसी भी पब्लिक सेक्टर पे पड़ता है। क्या भविष्य नज़र आ रहा है सर भिलाई टाउनशिप का आपको? भिलाई टाउनशिप का भविष्य अभी शेप लेने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है, यहाँ पे फैसले प्राइवेट के जैसे नहीं होते जी कि ओवरनाइट एकदम बिल्कुल फैसला हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी बीएसपी जो है वो सेल पे डिपेंड है, सेल जो है वो इस्पात मंत्रालय पे डिपेंड है और इस्पात मंत्रालय भारत सरकार पे। जी तो फैसले लेने के लेयर बने हुए हैं, तो धीरे धीरे फैसले होंगे। जैसे अभी आज के ही दौर में हमारे सामने टाटा स्टील की टाउनशिप है। पहले टाटा स्टील खुद अपनी टाउनशिप चलाता था, लेकिन बाद में टाटा तो शुरू से ही प्राइवेट रहा है, लेकिन उसको एक विश्वसनीय संस्थान माना जाता है प्राइवेट के नाम पे। तो टाटा ने अपनी टाउनशिप संचालन के लिए एक अलग कंपनी गठित की और उस कंपनी के जिम्मे दिया टाउनशिप और कारखाने का मैनेजमेंट अलग किया। तो लगभग वही परिस्थिति अब यहाँ पे भी आने वाली है कि टाउनशिप अब जो पुराने कंसेप्ट पे जो फैले हुए और बड़े बड़े मकान जो बने हुए हैं, अब कंसेप्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का आ गया है। अब सिंगल मकान और मकान के चारों तरफ खुली ज़मीन, ये वाला कंसेप्ट अब ख़त्म होते जा रहा है। तो भिलाई में ऐसे मकानों की बहुतायत है, जिसमें छोटे मकान हैं, चारों तरफ इफरात जगह है, सामने भी मैदान है, हर सेक्टर में बड़े बड़े मैदान हैं, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। तो अब इनको नए सिरे से अब इनकी प्लानिंग होगी और ये बहुत हद तक के संभव है कि कोई एजेंसी प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर की हो, उसको भी भिलाई टाउनशिप का संचालन अलग हाथों में चला जाए। ये भविष्य में हो सकता है। जी ठीक। तो इस तरीके से जो 2 नोटिफिकेशन आया और उसके बाद हमने जब उस पर रील बनाया तो कई लोगों ने चिंता जाहिर की कि अब होगा क्या, चीज़ें अगर आप निजी संस्थानों के हाथों में दे देते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा आम जनता के बीच में। भिलाई स्टील प्लांट और सेल ने कुछ सोच के ही ये सब सारी चीज़ें की है। अब उसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा जनता को भी, और बीएसपी कर्मचारी जो हैं उनको भी देखने को मिलेगा, और उनके बच्चों का जो भविष्य है अब वो थोड़ा अलग तरीके से तय की जाएगी। भिलाई मैत्री गार्डन को भी अब ये तय कर दिया गया है कि निजी संस्थानों के हाथ में दे देंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पे अलग अलग और भी वीडियोस इस चीज़ पे बनाएं, आम जनता से भी हम रिव्यू लेंगे कि ये निजी संस्था पे अब चले गया है तो आपका क्या कहना है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप क्या सोचते हैं। भिलाई शहर को लेकर चाहे वो उसकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या ऐतिहासिक जानकारी हो, उसे लेकर एक अच्छी बातचीत, एक सार्थक जानकारी पे बातचीत हम मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब से करते रहते हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।